अद्विजय ने आरोही को अपनी गोद में लेटाया और उसके बालों को सहलाने लगा। जब आरोही को नींद नहीं आई तो अद्विजय बोला, क्या तुम कुछ करना चाहती हो? ये सुनते ही आरोही बोली, इतनी रात को आप क्या करना चाहते हैं? इस पर अद्विजय बोला, क्या तुम्हें उसे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है? ये सुनकर आरोही ने कहा, हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं नशे में थी। मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर के साथ क्या हुआ था, कौन मेरे साथ था, किसने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं इस बात को पता करने के लिए दिव्या के पास गई थी। मगर दिव्या ने मुझे ट्रिक किया और अपने कॉलेज दोस्तों के साथ मुझे उस दिन फंसा दिया था। उस दिन आप नहीं आते तो शायद मेरे साथ क्या होता। इस पर अद्विजय चुप हो गया, क्योंकि उस दिन सबसे पहले जो आरोही को बचाने आया था वो राहुल था। आरोही अचानक अपने बालों को समेटते हुए उठी और बोली, नींद नहीं आ रही है तो मैं अपना थोड़ा काम ही कर लेती हूँ। आखिर मुझे आपको भी पैसे देने हैं। ये सुनते ही अद्विजय बोला, लेकिन तुम मेरे पैसे सिर्फ सेक्रेटरी और मेरे पर्सनल ड्राइवर की जॉब करके ही चुकाना होगा। ये सुनकर आरोही ने कहा, ये किस तरह का धोखा है? आपको आपके पैसे चाहिए ना? वो तो मैं अपनी कुछ ड्रेसेस को लॉन्च करके कर सकती हूँ। इस पर अद्विजय ने ना में सिर हिलाया और ऑर्डरिंग टोन में बोला, अब तुम्हें ड्राइविंग सीखनी है। आरोही ने एक आह भरी और बोली, ये समाज एक लड़की से कितना कुछ एक्सपेक्ट करता है, अब मैं क्या क्या करूंगी। इस पर अद्विजय मुस्कुराकर बोला, तुम्हें अपने हस्बैंड को बस प्यार करने की जरूरत है। बाकी सारी चीज तो एक्स्ट्रा है, जिन्हें तुम ना भी करोगी तो चलेगा। मगर अब जब तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती तो तुम्हें ड्राइविंग ही सीखनी होगी। ये सुनकर आरोही ने कहा, मुझे ड्राइविंग नहीं आती और उस दिन तो आपने तो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे से ड्राइविंग सिखा देता उसे दिन। इस पर अद्विजय बोला, ठीक है, अब से तुम्हें दंश ड्राइविंग सिखाएगा। आरोही बोली, ये ठीक है। अद्विजय आगे बोला, मैं तुम्हारे लिए एक नई कार ऑर्डर कर दूंगा। ये सुनकर आरोही ने कहा, वेट, मेरे लिए नई कार क्यों लोगे आप? मुझे तो आपकी ड्राइवर बनना है ना, तो इसके लिए न्यू कार की क्या जरूरत है? इस पर अद्विजय बोला, बिकॉज अभी तुम्हें ड्राइविंग सीखनी है तो मैं अपनी एक्सपेंसिव कार्स तुम्हें तोड़ने फोड़ने के लिए तो नहीं दे सकता ना, इसीलिए कोई सस्ती कार मुझे तुम्हारे लिए खरीदनी होगी। उसकी बात पर आरोही का मुंह बन गया। अगले दिन वो सभी मुंबई के लिए निकलने लगे। नीलमणि महल के कुछ नौकरों से आरोही का काफी लगाव हो गया था। उन नौकर और नौकरानियों ने अपने अपने हैसियत के हिसाब से आरोही, धानी और मिस्टी के लिए कुछ गिफ्ट्स अरेंज किया, जिन्हें पाकर आरोही और मिस्टी दोनों काफी खुश हुई। सौम्या अपनी दोस्त से अलग होकर काफी दुखी दिख रही थी। आरोही ने उसे उसकी नई मैरिड लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक किया और जाने से पहले आरोही ने सौम्या को एक काम सौंपा कि उसे गांव की लड़कियों को कॉलेज भेजना है। उसकी इस बात पर मृत्युंजय बोला, हम उनके लिए रोज सुबह गांव में एक बस भिजवा दिया करेंगे। इस पर आरोही खुश हो गई। वहीं अब जाकर मिस्टी को रोना आया था। वो अपने भाई से गले मिली और वहां से वो सभी बैठकर चले गए। जाने से पहले ध्यानी ने सौम्या के लिए अपने हाथों से बनाया हुआ एक कार्ड दिया, जिसे पढ़कर सौम्या काफी खुश हो गई थी। उस कार्ड पर धानी ने एक छोटा सा बेबी बनाकर प्यार से लिखा था कि उसे सौम्या मासी से एक छोटा सा भाई चाहिए। जब मृत्युंजय ने सौम्या के पीछे खड़े होकर वो कार्ड देखा तो उसके चेहरे पर जो नर्म भाव थे वो अचानक से सख्त हो गए। उसने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा। सौम्या ने जल्दी से वो कार्ड छुपा लिया। मृत्युंजय बोला, अंदर चलिए। ये सुनते ही सौम्या उसके साथ महल में चली गई। कुछ देर बाद जब मृत्युंजय रूम में नहीं था तो सौम्या काफी परेशान हो गई। उससे महल में अकेला नहीं रहा जा रहा था। उसने अपनी माँ को कॉल किया। जब निहारिका जी ने सुना कि सौम्या महल में है तो उन्हें ये सुनते ही काफी तसल्ली हुई कि उनकी बेटी का घर अच्छे से बस गया है। उन्होंने उसे कॉल पर कहा, सौम्या, अब चाहे तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो, तुम्हें तलाक नहीं लेना है। और दूसरी बात, तुम्हारे पति राजस्थान के कुंवर सा है। अगर वो कभी किसी दूसरी लड़की के पास जाते हैं तो तुम उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करोगी। हमारी तुम्हारी उनके सामने क्या ही हैसियत है। कहीं तुम लड़ाई करने लगी तो वो तुम्हें कहीं छोड़ ना दे। ये सुनते ही सौम्या बोली, माँ, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? निहारिका बोली, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बाप जैसा एक आदमी था,
इसलिए अच्छे से जानती हूँ कि आदमी कैसे होते हैं। तुम्हें बस अपनी शादीशुदा जिंदगी सुधारनी है, समझी? ये सुनते ही सौम्या ने अपनी माँ को कॉल पर अलविदा कहा और कॉल काटकर परेशानी से इधर उधर घूमने लगी। उसे इस बात से अभी कोई चिंता नहीं थी कि मृत्युंजय उसके साथ चीट करेगा, मगर वो अब खुद कुछ करना चाहती थी। मगर ना ही वो आगे पड़ी हुई थी और ना ही उसे कोई ऐसा काम आता था जिसे करके वो अपने आप को बिजी रख सके। बोर होकर वो अपने बेडरूम से बाहर निकली और नीचे आई। नीचे उसने देखा कि मृत्युंजय के कुछ आदमी कामिनी को पड़कर खड़े थे। कामिनी चिल्ला कर उसे छोड़ने की भीख मांग रही थी, मगर मृत्युंजय ने अपने आदमियों को सख्ताई से आर्डर दिया, इसे यहाँ से ले जाएं और किसी पागल खाने में छोड़ आए। ये सुनते ही कामिनी बोली, मृत्युंजय मैं पागल नहीं हूँ, तो तुम मुझे पागल खाने कैसे भेज सकते हो? ये सुनते ही मृत्युंजय ने अपने आदमी से फिर से कहा, इसका पागल होने का सर्टिफिकेट बनवा देना, और ध्यान रहे उस पागल खाने से ये जिंदगी भर बाहर ना निकल पाए। नहीं मृत्युंजय, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे साथ आखिर क्या किया है? और मेरे पेट में वरुण का बच्चा है, तुम्हारे भाई का बच्चा। तुम्हें उसकी भी फिक्र नहीं है क्या? ये सुनते ही मृत्युंजय बोला, नहीं, वरुण हमारे सगे भाई नहीं थे और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि हम उनके बच्चे को पाले। आप अपने बच्चों को पागल खाने में पालिएगा। अलविदा। ये कहकर वो मुड़ गया। मृत्युंजय के आदमी कामिनी को वहां से ले गए। सौम्या नीचे आई और उसने मृत्युंजय को देखा और बोली, क्या मैं आपके लिए खाना लगाऊं? ये सुनते ही मृत्युंजय से बोला, नहीं, हम बाहर जाएंगे। ये सुनते ही सौम्या ने कंफ्यूज होकर पूछा, कहां पर? मृत्युंजय बोला, हम आपको आज एक रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। आपका यहाँ मन नहीं लग रहा होगा ना? ना। ये सुनते ही सौम्या खुश हो गई। मृत्युंजय ने उससे कहा कि वो करीब 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाए। सौम्या भागते हुए ऊपर गई और तैयार होकर आ गई। वहीं राजस्थान में ही एक गांव में एक छोटे से घर के अंदर दंश बैठा था, जिसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे थे। वो एक गिलास से पानी को बार बार अपनी आंखों में डालता ताकि वो जागता रहे। इन दोनों अद्विजय ने उसे हद से ज्यादा काम दिया हुआ था। पहले तो उसे कल्याणी को ढूंढना था। कई दिनों तक कल्याणी को ढूंढने के बाद वो परेशान हो गया था। जब वो वापस आया तो उसे वरुण पर नजर रखने के लिए कहा गया, लेकिन वरुण मर गया तो उसे ये देखकर काफी खुशी हुई थी। जब मिस्टी और राज की शादी हो रही थी तो वो भी उस शादी में मौजूद था, लेकिन एक जासूस की तरह वो कहीं छुपा हुआ था। शादी में कहीं से कल्याणी छुपते छुपाते एंटर हुई थी। उसे देखकर दंश की आंखें फटी की फटी रह गई थी। हालांकि कल्याणी अगर पहले मिलती तो वो मृत्युंजय को वरुण की सच्चाई बता देती, लेकिन अब उसका वापस आने का कोई फायदा नहीं था। अगर वो अब वापस आती तो मृत्युंजय और सौम्या की जिंदगी खराब हो जाती। किस वजह से दंश को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो कुमार के पास गया। कुमार ने उसे कहा कि वो मिस्टी को यहाँ से कहीं, कल्याणी को यहाँ से कहीं ले जाए ताकि वो उसकी बहन सौम्या की जिंदगी को खराब ना करे। दंश को ना चाहते हुए भी कल्याणी को अपने साथ लेना जाना पड़ा। इस वक्त कल्याणी उसी के साथ कमरे में थी। वो बिस्तर पर बेड़ियों से बंधी हुई दंश को अपनी आंखों में बार बार पानी डालते हुए देख रही थी। उसने पूछा, आप इतना काम क्यों कर रहे हैं? दंश ने कहा, चुप, एकदम चुप। जब भी तुम बोलती हो कि ये काम ज्यादा है, मेरे बॉस मुझे कॉल करके कह देते हैं कि मुझे और काम करना है। तभी दंश के फोन पर अद्विजय का कॉल आने लगा। दंश झुंझलाते हुए बोला, देखो, तुम्हारे बोलने की देर थी कि मेरे बॉस ने फिर से मुझे कॉल कर दिया। जरूर इस बार भी कोई काम ही होगा। ये कहते हुए उसने फोन उठाया। अद्विजय ने फोन पर उसे आर्डर दिया, दंश तुम्हें एक काम करना है। दंश ने कहा, बॉस, एक नहीं 1000, कम बोलिए, मैं तो अकेला सब कुछ कर सकता हूँ। उसने झुंझलाते हुए कहा। वहीं अद्विजय बोला, तुम्हें मैंने सिर्फ एक ही तो काम करना है, तुमसे वो भी नहीं हुआ था। तुमसे कहा था ना, कल्याणी को ढूंढना है तुम्हें। दंश ने झूठ बोलते हुए कहा, बॉस माफ कीजिए, मैं अपने मिशन में फेल हो गया था। अद्विजय बोला, अगले मिशन में तुम्हें फेल होने की आदत नहीं है। ये सुनते ही दंश चौकन्ना हो गया। अद्विजय ने कहा, तुम्हें उस आदमी को ढूंढना है जिसके साथ। ये सुनते ही दंश आगे बोला, जिसके साथ क्या, किसको ढूंढना है? अद्विजय कुछ देर बाद बोला,
तुम्हें उस इंसान को ढूंढना है जिसके साथ आरोही ने होठ में एक रात बिताई थी और जो धानी का असली पिता है। ये सुनते ही दंश ने कहा, जी भी, मैं जल्द से जल्द मुंबई आकर इस बारे में पता करता हूँ। इस पर अद्विजय ने कॉल काट दिया। कल्याणी बोली, आप मुंबई जा रहे हैं? दंश ने कहा, हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ थोड़े नहीं ले जा सकता। अब तुम बताओ, तुम्हें कहाँ छोड़कर आऊं? ये सुनकर कल्याणी उदास हुई और बोली, हमारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप तो हमें कहीं भी छोड़ दो, हम वहां रह लेंगे। दंश ने कहा, देखो, ज्यादा इमोशनल बनकर मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें छोड़ दिया तो तुम सीधा मृत्युंजय के पास पहुंच जाओगी और जाकर सौम्या और मृत्युंजय की शादीशुदा लाइफ को खराब कर दोगी। ये सुनकर कल्याणी ने कहा, तुम्हें मैं कोई चुड़ैल नजर आती हूँ जो लोगों की खुशियों को उसे छीन लेती है? जानते कितना हो तुम मुझे? दंश ने कहा, ओह प्लीज, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लड़कियां क्या। आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें